म्यूजिक इंट्रो फेड्स इन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे छोटे से YouTube चैनल पर। आज की हमारी ये मास्टर क्लास शुरू करें उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश। अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा। और हाँ, इस पूरी क्लास की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल अपना ऑडियो बुक पर मिल जाएगी। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए एक नज़र डालते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह हम कल की ज़रूरी खबरों के एक छोटे से रिकैप से शुरू करेंगे। फिर हम नेशनल सिक्योरिटी और डिफेंस के कुछ बहुत बड़े अपडेट्स पर बात करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि ग्लोबल स्टेज पर भारत कहाँ खड़ा है। फिर देश की ज़रूरी नीतियों पर चर्चा होगी और कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर भी नज़र डालेंगे। और आखिर में सब कुछ समेटते हुए होगा आज का सवाल। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 1 के साथ। आज की ताज़ा खबरों में गोता लगाने से पहले ये ज़रूरी है कि हम कल की बड़ी सुर्खियों पर एक सरसरी नज़र डाल लें ताकि एक कॉन्टेक्स्ट बना रहे। तो कल हमने बात की थी कि कैसे दिल्ली भारत टैक्सी के साथ जुड़ने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बना। राजस्थान वित्त वर्ष 24 में ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक रहा। नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स 2025 में भारत को 45वीं रैंक मिली। शिखर धवन दिल्ली खेल महाकुंभ के ब्रांड एम्बेसडर बने। बायोफैक्ट 2026 में भारत को कंट्री ऑफ द ईयर का सम्मान मिला। आदित्य पांड्या भारतीय सेना के सबसे कम उम्र के पुरुष अंतरिक्ष यात्री बने और 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। अब आते हैं आज के सबसे अहम सेक्शन पर, राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा। भारत की सैन्य तैयारी किस लेवल पर है? हमारी सेनाओं को और मजबूत करने के लिए क्या नए कदम उठाए जा रहे हैं? चलिए कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण डेवलपमेंट्स और रणनीतिक खरीदों को बारीकी से समझते हैं। और शुरुआत करते हैं समंदर की लहरों से, जहां भारतीय नौसेना अपनी ताकत दिखा रही है। नौसेना का एक बहुत बड़ा बहुपक्षीय अभ्यास जिसका नाम है मिलन 2026 आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में शुरू हो गया है। ये सिर्फ एक अभ्यास नहीं है, बल्कि हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की बढ़ती समुद्री शक्ति का एक जबरदस्त प्रदर्शन है। तो चलिए इसकी डिटेल्स देखते हैं। ये मिलन अभ्यास का 13वां संस्करण है और इस साल की थीम है सौहार्द, सहयोग, सहभागिता। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसमें अमेरिका, रूस, दक्षिण अफ्रीका जैसे कई बड़े देश एक साथ हिस्सा ले रहे हैं। सोचिए, आज के जियोपॉलिटिकल माहौल में ये कितना बड़ा संदेश देता है। इस अभ्यास का फोकस एंटी सबमरीन वॉरफेयर और समुद्री बचाव जैसे मुश्किल ऑपरेशंस पर रहेगा। अच्छा, ये बहुपक्षीय अभ्यास या मल्टीलैटरल एक्सरसाइज होता क्या है? देखिए, जब 3 या उससे ज्यादा देशों की सेनाएं मिलकर कोई अभ्यास करती हैं तो उसे मल्टीलैटरल कहते हैं। इसका मेन मकसद होता है इंटरऑपरेबिलिटी को बेहतर बनाना। आसान भाषा में कहें तो ये पक्का करना कि ज़रूरत पड़ने पर अलग अलग देशों की सेनाएं एक दूसरे के सिस्टम को समझ सकें और एक टीम की तरह मिलकर काम कर सकें। समुंदर से अब आसमान की ओर बढ़ते हैं, जहां नौसेना मिलन में जुटी है, वहीं भारतीय वायुसेना भी पीछे नहीं है। वायुसेना 27 फरवरी को राजस्थान के पोखरण में वायु शक्ति 2026 अभ्यास करने जा रही है। ये हर 3 साल में होता है और इसमें वायुसेना दिन रात हर तरह के हालात में अपनी फायर पावर का प्रदर्शन करती है। और इस अभ्यास में कौन कौन से लड़ाकू विमान गरजेंगे, जरा देखिए। राफेल, हमारा अपना तेजस, वायुसेना की रीढ़ की हड्डी सुखोई Su-30 MKI, मिराज 2000, MiG-29 और जगुआर जैसे एक से बढ़कर एक शक्तिशाली विमान। ये अभ्यास हमारी एयरफोर्स की तेजी से जवाब देने की क्षमता और अचूक निशानेबाजी का एक जबरदस्त नज़ारा होगा। और देखिए, हमने राफेल का जिक्र किया ही था कि इससे जुड़ी आज की सबसे बड़ी खबर आ गई है। भारत की रक्षा अधिग्रहण परिषद यानी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने फ्रांस से और भी ज्यादा राफेल लड़ाकू विमान खरीदने के एक बहुत बड़े सौदे को हरी झंडी दिखा दी है। ये हमारी हवाई ताकत को कई गुना बढ़ाने वाला एक गेम चेंजिंग फैसला है। तो सवाल उठता है कि कितने विमान? इस सौदे के तहत कुल 114 नए राफेल फाइटर जेट्स खरीदे जाएंगे। जी हाँ, पूरे 114। ये संख्या ही इस सौदे के विशाल आकार को बताती है। इस डील की अनुमानित कीमत करीब 3.25 लाख करोड़ रुपए है, जो इसे भारत के सबसे बड़े रक्षा सौदों में से एक बना देती है। अब यहाँ पर एक छोटा सा कंफ्यूजन हो सकता है, तो चलिए इसे बिल्कुल साफ कर लेते हैं। देखिए, भारतीय वायुसेना के पास पहले से ही 36 राफेल विमानों का एक बेड़ा है। वहीं भारतीय नौसेना ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए 26 राफेल मरीन जेट्स का एक अलग ऑर्डर दे रखा है।
अब ये जो 114 नए विमान हैं, ये इन दोनों से अलग हैं। ये हमारी वायुसेना को इस पूरे क्षेत्र में एक जबरदस्त बढ़त दिलाएंगे। तो डिफेंस की बात हो गई। अब सेक्शन 3 पर आते हैं और देखते हैं कि दुनिया के मंच पर भारत की क्या हैसियत है। इस हिस्से में हम भारत के डिप्लोमैटिक, इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल लीडरशिप पर बात करेंगे। और शुरुआत एक बहुत ही अच्छी खबर से करते हैं। लीड ग्रीन बिल्डिंग रैंकिंग 2026 में भारत ने दुनिया में दूसरा स्थान हासिल किया है। ये वाकई एक बड़ी उपलब्धि है। लीड का मतलब है लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिजाइन। ये रैंकिंग बताती है कि भारत पर्यावरण के अनुकूल इमारतें बनाने में दुनिया के टॉप देशों में शामिल है, जो हमारे क्लाइमेट चेंज के लक्ष्यों के लिए बहुत जरूरी है। अब एक महत्वपूर्ण डिप्लोमैटिक डेवलपमेंट। भारत ने 2026 में चौथी बार ब्रिक्स संगठन की अध्यक्षता संभाल ली है। जैसा कि हम जानते हैं, ब्रिक्स यानी ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका दुनिया की सबसे तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का एक शक्तिशाली समूह है। और ये कोई पहली बार नहीं है। जैसा कि ये टाइमलाइन दिखाती है, 2012, 2016, 2021 और अब 2026 भारत ने लगातार ब्रिक्स में एक लीडर की भूमिका निभाई है। ये इस बात का सबूत है कि भारत को ग्लोबल साउथ यानी विकासशील देशों की एक मजबूत आवाज के रूप में देखा जाता है। इन बड़े बड़े सम्मेलनों में हम अक्सर एक शब्द सुनते हैं, शेरपा। तो डिप्लोमेसी में शेरपा कौन होता है? दरअसल शेरपा किसी देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति का एक पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव होता है, जो मुख्य समिट से पहले सारी बातचीत और एजेंडा फाइनल करने का काम करता है। भारत के ब्रिक्स शेरपा सुधाकर दलेला हैं। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स 2026 की थीम है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। ये थीम अपने आप में बहुत कुछ कहती है। ये बताती है कि भारत का फोकस भविष्य की चुनौतियों जैसे क्लाइमेट चेंज और आर्थिक मंदी से मिलकर निपटने पर है। अब एक और ग्लोबल इंडेक्स पर नजर डालते हैं, जो है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की इस रिपोर्ट में 182 देशों में भारत को 91वां स्थान मिला है। ये इंडेक्स सरकारी क्षेत्र में भ्रष्टाचार को लेकर एक्सपर्ट्स और बिजनेस लीडर्स की राय पर आधारित होता है। इस रैंकिंग को थोड़ा और समझने के लिए देखें तो डेनमार्क को दुनिया का सबसे कम भ्रष्ट देश माना गया है, यानी वो पहले नंबर पर है। वहीं साउथ सुडान इस लिस्ट में सबसे नीचे है। किसी भी देश में विदेशी निवेश और उसकी ग्लोबल इमेज के लिए ये रैंकिंग काफी मायने रखती है। चलिए अब दुनिया की खबरों से अपना ध्यान देश के अंदर लाते हैं। सेक्शन 4 में हम भारत की कुछ प्रमुख घरेलू नीतियों और आर्थिक अपडेट्स पर बात करेंगे और शुरुआत करेंगे डेयरी सेक्टर से जुड़ी एक बहुत बड़ी पहल से। सहकारिता मंत्रालय ने श्वेत क्रांति 2.0 की शुरुआत की है। ये भारत की पहली श्वेत क्रांति, जिसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता है, का ही अगला चरण है। इसका मकसद सिर्फ दूध का उत्पादन बढ़ाना नहीं, बल्कि सहकारी समितियों के जरिए गांवों की अर्थव्यवस्था और खासकर महिला सशक्तिकरण को और मजबूत करना है। इस पहल के लक्ष्य बहुत साफ और बड़े हैं। अगले 5 सालों में दूध की खरीद को 50% तक बढ़ाना, हर रोज 107 लाख किलोग्राम दूध खरीदने का लक्ष्य हासिल करना और देश भर में 1.20 लाख नई डेयरी सहकारी समितियां बनाना। ये कदम भारत को दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक बनाए रखने में मदद करेंगे। अब बात करते हैं देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के बजट की। साल 2026 के लिए जो बजट पेश किया गया है, उसका कुल आकार 9,16,966 करोड़ से भी ज्यादा है। ये पिछले साल के मुकाबले 12.9% बढ़ोतरी है, जो राज्य की आर्थिक महत्वाकांक्षाओं को साफ दिखाता है। इस बजट की एक बहुत खास बात है इसका पूंजीगत व्यय या कैपिटल एक्सपेंडिचर। कुल बजट का लगभग 19.5% हिस्सा इसी पर खर्च होगा। अब ये होता क्या है? इसका मतलब है वो पैसा जो सरकार सड़क, पुल, स्कूल, अस्पताल जैसी लॉन्ग टर्म संपत्ति बनाने पर खर्च करती है। ये भविष्य के विकास की नींव रखता है और बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा करता है। चलिए अब हम अपने आखिरी कंटेंट सेक्शन पर आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय समाचार और प्रौद्योगिकी। इसमें हम दुनिया की कुछ अहम घटनाओं और टेक्नोलॉजी से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर बात करेंगे। एक दुखद खबर मेडागास्कर से आ रही है। वहां गामाने नाम के एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात ने भारी तबाही मचाई है। हवा की रफ्तार 195 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा थी।
ये घटना हमें एक बार फिर क्लाइमेट चेंज के बढ़ते खतरों की याद दिलाती है। हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में एक बहुत बड़ा राजनीतिक उलटफेर हुआ है। हाल ही में हुए आम चुनावों में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी ने बहुमत हासिल कर लिया है और पूरे 20 साल बाद सत्ता में एक ऐतिहासिक वापसी की है। इस बड़े बदलाव का भारत बांग्लादेश संबंधों और क्षेत्रीय राजनीति पर गहरा असर पड़ सकता है। खेल की दुनिया से एक बड़ी नियुक्ति की खबर है। स्पेन के जुआन एंटोनियो समरंच को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी आईओसी का नया उपाध्यक्ष चुन लिया गया है। ये ग्लोबल स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन में एक बहुत ही अहम पद है। और आखिर में 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया गया। इस साल की थीम बड़े दिलचस्प थी, रेडियो और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये इस बात का संकेत है कि रेडियो जैसा एक पुराना और भरोसेमंद माध्यम भी एआई जैसी नई टेक्नोलॉजी को अपनाकर भविष्य के लिए खुद को कैसे तैयार कर रहा है। तो इसके साथ ही हम अपनी आज की चर्चा के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। इस अंतिम सेक्शन में हम आज के सबसे ज़रूरी पॉइंट्स को फटाफट रिवाइज करेंगे और फिर आपके लिए होगा आज का सवाल। तो आज के मुख्य टेकअवेज क्या हैं? सबसे पहले डिफेंस मॉडर्नाइजेशन, जिसमें मिलन और वायु शक्ति जैसे बड़े अभ्यास और 114 राफेल जेट की मेगा डील शामिल है। दूसरा, भारत की बढ़ती ग्लोबल भूमिका, जिसमें चौथी बार ब्रिक्स की अध्यक्षता और ग्रीन बिल्डिंग में दुनिया में दूसरा स्थान पाना शामिल है। तीसरा, घरेलू मोर्चे पर श्वेत क्रांति 2.0 और चौथा, भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत की 91वीं रैंक। और अब आज का सवाल, एआई आधारित डिजिटल लर्निंग पहल जिसका नाम है पढ़ाई विद एआई, ये किस राज्य में शुरू की गई है? अपना जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आपके जवाबों का इंतज़ार रहेगा। मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए धन्यवाद।